बिना कहीं कर ही देते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें साथ के साथ। और सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोगों के फोन में जरूर होनी चाहिए। एग्जाम से पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट आपके लिए ऐसा रखूंगा, आप लोग भी कहोगे कि वाह सर ये कुछ था दमदार और भी ज्यादा, ठीक है। बाकी आपका ये सीटेट का बेस्ट बैच है जो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यहाँ पर चल रहा है। सभी सब्जेक्ट, सारा कंटेंट, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी कंटेंट हो, मेरी वाली बुक्स या जो नोट्स है उनकी फ्री कॉपी हो, सारे टीचर्स की क्लासेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ये सीटेट के बेस्ट नोट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया और आंसर आप लोगों को इसका यहाँ पर देना है, साथ के साथ आप लोग यहाँ पर चलते चलिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जो लोग नहीं हो पाए टॉप, अब क्या कर सकते हो भाई, अगली बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने असर्शन और रीजन का है। असर्शन यानी कि अभिकथन आपके सामने क्या कहता है, ये कहता है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। देखिए बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। आप लोगों ने मान लीजिए लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ठीक है, आपको कहना है कि बच्चों को इसी लाइन में लिखना है। अरे भाई बच्चा इस लाइन से नीचे भी पूछा सकता है, इस लाइन से मान लीजिए यहाँ पर ऊपर भी पूछा सकता है, क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने जो ग्रोस मोटर स्किल से धीरे धीरे करके फाइन मोटर स्किल सीख रहा होता है, एकदम जल्दी नहीं सीख जाता। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें मसल्स का कम यूज होता है, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, आंखों का और हाथों का तालमेल यहाँ पर अच्छा होता है, वो धीरे धीरे डेवलप यहाँ पर कर रहा होता है। इस वाली बात को आप लोग समझे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे शुरुआत में बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, जो घसीटा मार लेखन होता है, घसीटा मारने वाला लेखन, आड़ी तिरछी रेखाओं वाला जो होता है, जिसमें बच्चा अपने आप कुछ, जैसे बेटा ये बच्चा बना रहा है ना, ये घसीटा मार के कुछ भी इसने बना दिया, ये स्क्रिबलिंग है। जैसे गोलू मोलू यहाँ पर बना रहा है, ये स्क्रिबलिंग है। या मान लीजिए अपने आप कुछ और पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दो भाई पहले, और धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता जाएगा उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा और फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होगी। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर यहाँ इस वाली लाइन के अंदर आपको कुछ लिखना है, तो मैं लिख दूंगा। छोटा बच्चा नहीं लिख पाएगा यहाँ पर आपको, तो क्या आप उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाओगे? आपको बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज के ऊपर आप उस पर दबाव नहीं बना सकते। तो चाहे 5 साल से लेकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो, ठीक से नहीं कहना कि ठीक से लिखो, ये सही तरीका है, गलत तरीके से लिखने दो, सीखने दो अपने आप बच्चों को, ठीक है। और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव मत डालो, रेखा के बाहर भी लिख रहे कोई बात नहीं भाई। जो एक बार मुझे बताइए कि आप बफरिंग अब तो नहीं हो रही है, आगे मैं चलू यहाँ पर, बफरिंग नहीं तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें बच्चे 5 से 6 साल के बाद फाइन मोटर स्किल्स का बेहतर नियंत्रण कर पाते, लगभग कर पाते, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज जो सहसावस्था होती है 2 साल तक का बच्चा होता है, सबसे पहले अपने ग्रोस मोटर स्किल्स का ही ज्यादा यूज करता है, धीरे धीरे करके फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है। और बच्चा जैसे जैसे आपकी चाइल्डहुड की अवस्था के अंदर जाता है, तब उसको फाइन मोटर स्किल्स के अंदर ज्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर सीबीएसई के पेपर सेट करने वाले ने लिखा है, ये उसका अनुभव है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 4 से 5 भी हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 से 6 साल के बाद फाइन मोटर स्किल्स का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए बच्चों को रेखाओं के भीतर या ठीक से लिखने के लिए आपको दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये दोनों ठीक है, और एक ही आर जो होता है वो इसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में? चलिए बफरिंग खत्म हो गई है भाई, क्लास के अंदर आप लोग अब जुड़ जाइए, क्लास बफरिंग यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमारी क्लास प्रॉपर शुरू हो गई है, ये शायद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली बात आप लोग समझ गए, स्क्रिबलिंग करने दो, घसीटा मार लेखन करने दो, ठीक है, जो मन में आ रहा है उसको लिखने दो, जिस प्रकार से सीख रहा है वो उसको सीखने दो, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीडीपीओ और सब्जेक्ट्स तो ठीक है, बट एसएसटी ले डूबता है, समझ नहीं आता कहाँ गलती हो रही है, एसएसटी में बहुत डर लगता है। सबसे बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। वरना हमारे वाले सर की क्लास देखो, जो एसएसटी वाले दोनों सर आपको पढ़ाते हैं, वो आपको सारी चीज यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है, जहां पर बच्चा समाज और से इंटरेक्शन करके सीखता है, उसकी प्रक्रिया की विशेषता होती है। पहला कहता है कि जो समाजीकरण होता है एक रेखीय प्रक्रिया होती है, गलत भाई, एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता। एक आपका जो समाजीकरण होता है ऐसे लीनियर प्रोसेस नहीं होता कि समाज के अंदर एक लिमिटेड पैटर्न के हिसाब से आप सीख रहे हो, एक ही सीधी रेखा में सीख रहे हो।
कि आज सचिन सर से 1 घंटे की क्लास ली तो कल भी 1 घंटे की लेंगे, रोज 1 घंटे की लेंगे और रोज 30 क्वेश्चन सीखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आप 2 घंटे की भी क्लास ले सकते हो, कभी कभी 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। तो आपका जो सोशलाइजेशन होता है वो लीनियर नहीं होता, एक रेखा की तरह नहीं होता। जैसे डेवलपमेंट आपका होता है एक रेखीय नहीं होता, कैसा होता है, वर्तानुकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। जैसे ही आप कुछ नया सीखते हो अपने समाज से, नया सीखने के लिए आप अपने पूरा अनुभव की हेल्प लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नया सीखते हो, फिर पूरा अनुभव की हेल्प लेते हो, फिर कुछ नया सीखते हो, फिर पूरा अनुभव की हेल्प लेते हो। तो समाजीकरण आपका इस प्रकार से होता है। तो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक आपका स्पाइरल यानी कि वर्तालुकार प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक आपके सामने वर्तालुकार प्रोसेस होता है। तो ये तो गलत हो गया, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इजी प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, ये आपका आसान प्रोसेस नहीं होता, ये आपका मुश्किल प्रोसेस होता है। देखिए, जब भी आप समाज से कोई भी चीज यहां पर सीखते हो, जैसे मेरे पास सीडीपी सीखने आए हो, क्या यहाँ पर आसान है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ सर आपसे पढ़कर आसान लग रहा है, भले ही मेरे से पढ़कर आसान लग रहा हो, बट यहाँ पर सीखने में आपको संघर्ष तो करना पड़ रहा है। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक पढ़ने पड़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग क्लास में आए और सीधा आपको एक बारी में समझ में आ गई। बहुत सारे कंसेप्ट आप कई कई बार क्लास देखने के बाद सीखते होंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे का समाजीकरण होता है, चाहे बच्चा समाज से कुछ भी चीजें सीखता हो, घर से सीखता हो, अपने स्कूल से सीखता हो, अपने टीचर से सीखता हो, वो आसान प्रक्रिया नहीं होती, वो एक मुश्किल यानी कि एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये वाली बात इसने बिल्कुल ठीक बताई है, पॉजिटिव है। तीसरा कहता है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि जो बच्चा होता है ना वो अलग अलग प्रकार से सीखता है, अपने समाज से यहाँ पर चीजें सीख रहा होता है। समाज के अंदर मान लीजिए अपने स्कूल से सीखता है, फैमिली से सीखता है, टीचर से सीखता है, सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब से सीखता है, आपके इंस्टाग्राम से सीखता है, धार्मिक स्थलों से यहाँ पर सीखता है, इमोशनली तौर पर बच्चा यहाँ पर चीजों को सीखता है, बच्चा सांस्कृतिक तौर पर यहाँ पर चीजों को सीखता है, जो उसके कल्चर के अंदर चीजें होती है। तो आपकी कैसी प्रोसेस होती है, बहुआयामी प्रक्रिया होती है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर होता है। तो ये वाली बात भी भाई बिल्कुल ठीक है। अगला कहता है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग सोशलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी कल्चर के अंदर जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाना बच्चा अपने आप वहां से चीजों को सीख लेता है। लेकिन किसी के घर के अंदर मान लीजिए सारे कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उसको मिट्टी के बर्तन बनाने में दिक्कत होगी, तो वहां पर उस कल्चर को, जैसे मान लीजिए अपने घर के अंदर गवर्नमेंट जॉब है, तो उसी कल्चर को अडेप्ट करके वो जल्दी चीजों को यहाँ पर सीखेगा, ठीक है। तो हर समाज के अंदर, हर आपकी संस्कृति के अंदर बच्चे का सोशलाइजेशन अलग अलग प्रकार से होता है। मेरा और आपका जो समाजीकरण हुआ है, जो हमने यहाँ पर चीजें सीखी हो, चाहे कोई भी चीजें सीखी हो, हमारे सीखने में बहुत अंतर रहा है, हमारे समाज और संस्कृति में अंतर यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलग अलग संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से सोशलाइजेशन अलग अलग होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका बी सी डी यहां पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी डी यहां पर सही हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक यहां पर जा रहे हो, ठीक है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। क्लास को शेयर कर देना। बहुत से लोग आज थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई तो बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, तो वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप के अंदर। मुद्दा आप लोगों को पता है, पोल्यूशन चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है। प्रदूषण कितना ज्यादा हो रखा है, बुरा ही हाल यहाँ पर हो रखा है। और प्रदूषण के साथ साथ में एक और गंभीर मुद्दा चल रहा है, अरावली श्रृंखलाओं का, अरावली पर्वतों का, ठीक है, ये मुद्दा चल रहा है। हमारी यहाँ पर जो अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं है, आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद, ठीक है, इन अरावली पर्वतों को एक कह सकते हो क्राइटेरिया दे दिया आपका, ठीक है, 100 मीटर के आसपास का कुछ वो क्राइटेरिया है शायद। तो उससे नीचे के जो पहाड़ है उनको काटा जाएगा, उनको विकास के नाम पर उनसे खनन यहाँ पर चीजों को निकाला जाएगा। तो एक बहुत गलत तरीका है, ये सामाजिक मुद्दा है, जिसमें ना सिर्फ राजस्थान के साथ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, क्योंकि यहाँ तक ये लाइन फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला की, सभी को एक साथ आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और कतई भी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब पेड़ पौधे जंगल काट दोगे तो रहोगे कहाँ धूल मिट्टी में रहोगे। तो अगर मान लीजिए ऐसे सामाजिक मुद्दे है और न्याय के प्रति समझ है, तो न्याय मिलना चाहिए, हर किसी को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। ये समझ बच्चे के अंदर कब स्थापित होगी? देखिए, आप सभी को पता है सेंसरी मोटर स्टेज नहीं होने की, ये मैंने आपको बता दी, इसमें तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। प्री ऑपरेशनल नहीं होने की, कॉन्क्रीट। जो फोर्थ स्टेज बच्ची, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कह सकते हो। क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट स्टेज आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। इस अवस्था में बच्चा यहाँ पर चीजों को सीख सकता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है वो अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है,
वो जो चिंतन करता है उस चिंतन के अंदर उसकी क्या आ जाती है, एक प्रकार का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल का हो जाता है। अगर आप बच्चे से इस प्रकार का क्वेश्चन करोगे, कैसे, जो बच्चे 11 साल से प्लस के हैं जीन प्याजे के हिसाब से, कि बेटा जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर काटा जा रहा है, ये फैसला सही है गलत है, तो बच्चा इसमें यहाँ पर अमूर्त चिंतन करेगा, यहाँ पर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा कि ये सही है गलत है। छुट्टे कहेगा नहीं, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पहाड़ों को नहीं काटने चाहिए, जंगली जानवरों का नुकसान यहाँ पर बहुत हो जाएगा, और ऐसे विकास का हमको करना क्या है जिस विकास के भेंट इतनी सारी चीजें चढ़ जाएगी। तो ये अमूर्त चिंतन जो बच्चा करता है ना, वो चौथी स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर करेगा। अगर इससे पहले की जो स्टेज थी मूर्त चिंतन वाली, उसमें बच्चा सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में चिंतन करेगा जिसको देख सकता है। इसमें बच्चा चिंतन के अंदर एक तरीके का मैच्योर हो जाता है, परिपक्व यहाँ पर हो जाता है। तो जो भी न्याय मुद्दे हैं उनके बारे में समझ है, ठीक है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे बच्चा कोई क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर कर रहा होता है, या इसी के अंदर जो निगमनात्मक जो समझ बच्चे के अंदर होती है, कौन सी, जो बच्चे के अंदर निगमनात्मक समझ होती है, ठीक है, तो जो निगमनात्मक समझ या निगमनात्मक तर्क कह सकते हो होती है, जिसको बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग भी इसी अवस्था के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, यानी जब बच्चा किसी नियम के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर चीजों को पहले सीख लेता है। अगर बच्चों को पहले परिभाषा बताओगे 11 साल प्लस के बच्चों को सीख लेगा, इससे पहले की अवस्था वाले बच्चों को बताओगे नहीं सीखेगा, उन्हीं चीजों के बारे में सीखेगा जो उसको दिख रही होगी, कॉन्क्रीट वे में होगी, ठीक है। तो चौथी स्टेज यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स मैंने चारों अवस्थाएं कंप्लीट कर दी है। अगली जो भी हमारी क्लास रहेगी जो मॉडरेट लेवल की हो जाएगी, उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे जीन प्याजे के सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, चौथी अवस्था हो जाएगी। और कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर बची रहे, ठीक है, वो बची रहे, हमेशा ऐसे ही यहाँ पर रहे, ये कितने लोग चाहते हो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइए। और कितने लोग सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके हेरिडिटी से संबंधित फैक्टर की बात हो रही है कि आनुवांशिकता से संबंधित कौन सा कारक है। अब आनुवांशिकता का मतलब आपको पता है कि वे आपके जीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिकता का सीधे किससे संबंध होता है, मतलब आपका बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल संबंध होता है। कैसा बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल संबंध होता है। इसमें किसी वातावरण का रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे डीएनए, जैसे मान लीजिए हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर हमारे पूर्वजों से आए, हमारे मम्मी पापा से आए, उनके दादा दादी से आए, अब हमारे बाद हमारी आगे की जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसका संबंध हमारे हेरिडिटी से होता है, जिसकी वजह से मान लीजिए हमारी आंखों का रंग, मैंने पहले भी आपको बताया था, मान लीजिए किसी की आंखें नीली है तो उसके बच्चे की भी आंखें नीली हो जाएगी, क्यों, हेरिडिटी की वजह से। अगर मान लीजिए किसी के फादर की या मदर की हाइट लंबी है तो उसके बच्चों की भी हाइट यहाँ पर लंबी होने की पूरी संभावना रहती है, क्यों, हेरिडिटी की वजह से, उन जीन्स की वजह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटी से संबंधित कारक पूछे, तो आंखों का रंग हो जाएगा भाई, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये एनवायरमेंटल हो जाएगा, यानी कि वातावरणीय कारक हो जाएगा। कैसा, वातावरणीय कारक हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर। तीसरा जो समकक्ष व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, यानी जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो खुद के उसके कह सकते हो दोस्त यार होते हैं, उनके समूह के प्रति अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, ये भी आपका सामाजिक के अंदर आ जाएगा, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा। और जो चिंतन का पैटर्न होता है, देखिए जो चिंतन होता है, ठीक है, बच्चा किस प्रकार से यहाँ पर चिंतन कर रहा होता है, लेकिन एक चिंतन का पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई समस्या आई, या मान लीजिए आपके सामने समस्या आई, या कोई एग्जाम आ गया, तो आप उसको कैसे सोल्व करते हो, तो जरूरी नहीं है आपका बच्चा भी ऐसे सोल्व करेगा। मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम आया, तो एग्जाम आने के बाद मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती है, अच्छा एग्जाम आ गया, ये करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे आगे की जनरेशन भी सेम करेगी, वो अलग कर सकती है। तो कोई थिंकिंग के पैटर्न को सेम नहीं अपनाती, ठीक है, चिंतन करता है, चिंतन में थोड़ी समानताएं होती है, बट पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन आंखों का रंग आपके किससे संबंधित होता है, आपके हेरिडिटरी फैक्टर से संबंधित होता है। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने कहता है सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए जब मैं बात कर रहा था आपके सामने लर्निंग आउटकम्स की, या लर्निंग आउटकम्स मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, सही बताऊं, ठीक है। मेरी एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब लगी थी, तो स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरी सबसे पहली ट्रेनिंग ही लर्निंग आउटकम्स की थी, 5 दिन की वो ट्रेनिंग चली थी लगभग, ठीक है। उस ट्रेनिंग के अंदर सर में दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन चीजें नई नई सीखने को बहुत मिली थी, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ, तो लर्निंग आउटकम्स होता क्या है, जो आप लोग जब एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, या जैसे मान लीजिए सीबीएसई की जितनी भी क्लासेज होती है,
सीबीएसई की जो जितनी क्लास होती है या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका हिंदी है, ईवीएस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स आपकी जो गूगल है उस पर डाले हुए हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है, वो आपके जॉब लगने के बाद काम आएंगे अगर आप एक आदर्शवादी शिक्षक हो। देखिए, लर्निंग आउटकम्स का मतलब आपको सिंपल सा समझना है। हमें बच्चों को कोई भी चीजें सिखानी है। मान लीजिए हमने बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाया है, जैसे सपोज मैं आपके सामने एक चैप्टर लिख देता हूँ, किसका, प्रदूषण का लिख देता हूँ, पोल्यूशन का लिख देता हूँ। तो ये मान लीजिए प्रदूषण का एक चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो प्रदूषण का चैप्टर हो गया, इसके बारे में बता दिया प्रदूषण क्यों फैलता है, क्या क्या इसकी वजह होती है, ठीक है, कौन कौन से कारक है इसको बढ़ावा देने वाले। फिर अगले पैराग्राफ में हमने बता दिया प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा, कौन सी कमेटी यहाँ पर बनी थी। इसको बनाने के बाद आपने देखा होगा, फिर जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो कुछ एक्सरसाइज दी रहती है बच्चों को सोल्व करने के लिए। आपको दी रहती है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है आपस में। आपको दिए रहते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनको पूरा करना है। आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहते हैं। तो लास्ट में ये बच्चे का आकलन करने के लिए जो इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज दी होती है, इनको देने का मकसद ये होता है कि जो बच्चे ने यहाँ पर चीजें पढ़ी है, उन जितनी भी चीजें यहाँ पर उसको पढ़ाई गई है, वो बच्चे ने यहाँ पर सीखी है या नहीं सीखी है, यानी कि लर्निंग के कुछ आउटकम्स निकले या नहीं निकले। जैसे मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं और सारी चीज बताने के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं मेरे लर्निंग आउटकम्स निकले या नहीं निकले, जो आप लोग यहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अधिगम के प्रतिफल, होता है जो बच्चे के अंदर जो कॉम्पिटेंसी होती है, जो क्षमता यहाँ पर होती है, बच्चे के अंदर जो एबिलिटीज यहाँ पर होती है, जिसका नाम पहले एप्टीट्यूड था। ठीक है, तो इन कॉम्पिटेंसी को कह सकते हो जारी करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इनमें निपुणता हासिल करने के लिए लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर निर्धारित किए गए सरकार के द्वारा। तो लर्निंग आउटकम्स की बात करें, सीखने के प्रतिफल की बात करें, ये कहता है कि वे दक्षताएं, वे क्षमताएं, वे कॉम्पिटेंसी, ठीक है, जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम यानी कि किसी आपके कोर्स के अंत में, किसमें, कोर्स के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोर्स की बात कही, तो हमने यहां पर मान लीजिए कोई सामग्री बताई, कोई कंटेंट बताया, कोई चैप्टर बताया या कोई कोर्स बताया, जैसा आपका सीटेट का कोर्स, और उसके बाद में जो आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, या जैसे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट रखा, इससे पता लगता है कि बच्चे का कितने लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर निकले, कितनी उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, कितनी क्षमता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर पहला यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट मैंने बता दिया इस, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से भी दिखा दिया, ये भी मेरे पास है, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, एक बार उसमें जाकर अपने नंबर मैच कर लेना। टेलीग्राम है हमारा सचिन एकेडमी, तो सचिन एकेडमी ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने के बाद ये पीडीएफ में पूरी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स, आपकी समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए जो हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि माइंड होता है, वो क्या होता है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। देखिए, बच्चा जो वास्तविक दुनिया से कनेक्ट करके चीजों को सीखता है, और हमको सिखानी भी चाहिए रियल लाइफ से कॉन्टेक्चुअल, यानी कि संदर्भित चीजें सिखानी चाहिए, बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जो बच्चों को हम क्लासरूम में पढ़ाए गए उसका इंप्लीमेंटेशन बच्चा अपनी रियल लाइफ में भी तो करेगा, और जो चीजों का यूज बच्चा रियल लाइफ में करता है उससे संबंधित चीजें उसकी बुक्स के अंदर होनी चाहिए, उसके मेथड्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चा कनेक्ट कर सके इजिली और बहुत जल्दी रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सीख सके। तो उसको सीखने के लिए मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, सक्षम होगा तभी तो सीखेगा। अगर वो असक्षम होगा, इनकैपेबल होगा, तो कैसे सीखेगा। तो हमारा माइंड क्या होता है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है इन चीजों को सीखने के लिए। इसलिए स्कूल को कैसे अधिगम पर बल देना चाहिए, इसलिए स्कूल को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए, नए नए तरीकों से सीखने पर यहां पर बल देना चाहिए, ना कि खोजबीन पर, खोजबीन पर बल देना चाहिए। ठीक है, अन्वेषण पर, खोजबीन पर बल देना चाहिए। लेकिन माइंड को इसने इनकैपेबल बना दिया, असक्षम बना दिया, तो गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए और गैर संदर्भित की जगह संदर्भित होना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो माइंड कैसा होना चाहिए, कैपेबल, सक्षम होना चाहिए, और स्कूल को कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग होती है उस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सार्वभौमिक प्रवृत्ति, यहां पर बात हो रही है डेवलपमेंट के यूनिवर्सल नेचर की, यहां पर बात हो रही है। जैसे डेवलपमेंट का यूनिवर्सल नेचर क्या है कि प्रत्येक बच्चा हर एक अवस्थाओं से गुजरेगा, आप और मैं, हमें हर एक अवस्थाओं से गुजरे हैं। पहले माँ के पेट के अंदर थे तो प्रीनेटल स्टेज के अंदर थे, फिर शैशवावस्था के अंदर गए, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का यूनिवर्सल नेचर है। इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, पहला, प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है, वो विकास के लिए एक ही सटीक समय रेखा का पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए सहस्त्रावस्था के अंदर है, तो जरूरी नहीं है सहस्त्रावस्था के अंदर 2 साल के अंदर ही वो सारी चीज वही सीखेगा जो बताई जाती है। कोई बच्चा 2 साल क्या 3 साल तक भी उन चीजों को नहीं सीख पाता। तो बच्चे के विकास में कोई भी चीज ऐसे एक पर्टिकुलर या कह सकते हो सटीक समय रेखा के अकॉर्डिंग नहीं चलती, उनमें अंतर होता है, विभेद होता है। भाई कोई पहले सीख लेगा, कोई थोड़ा लेट सीख लेगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कहता है सभी व्यक्ति एक ही समय में समान कौशल को यहां पर विकसित करते हैं, एक ही समय में सेम स्किल्स को कभी भी नहीं कर सकते, अलग अलग। अगर आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो तो आप सभी के अंदर समान स्किल नहीं आ सकती, समान सारे क्वेश्चंस को नहीं सीख सकते। कोई सारे सीख लेगा, कोई थोड़े कम सीखेगा, कोई उससे कम सीखेगा, यहां पर तो सेम नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा आपके सामने। तीसरा कहता है विकास जो होता है वो सभी के लिए एक समान पैटर्न का पालन करता है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि यहां पर बात हो रही है यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, एक रूपता की बात हो रही है, समरूपता की बात हो रही है कि जो विकास का पैटर्न है सभी लोगों ने एक जैसा फॉलो करा। यानी सभी बच्चे मां के पेट में थे, प्रीनेटल, फिर सहस्त्रावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे करा। उसी प्रकार से जानवरों ने करा, जीव जंतु ने समान पैटर्न का फॉलो करा। लेकिन अब देखिए मेन बात आगे है, लेकिन समय और गति के संदर्भ में, यानी कि टाइम और जो उनकी यहाँ पर ग्रोथ होती है, पेस होती है, उसके संदर्भ में अलग अलग होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो डेवलपमेंट की जो यहाँ पर रेट होती है, जो पेस होती है, गति होती है, वो कैसे होती है? अलग अलग। और किसकी वजह से होती है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से। तो ध्यान रखना, हर एक प्राणी एक सिमिलर पैटर्न का यहां पर फॉलो करता है, लेकिन जो उसका सिमिलर पैटर्न होता है उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हाँ,